मॉर्निंग 7 क्लास। मैं रेनू मैम। बेटा कल हमने हिंदी व्याकरण का पाठ 7 किया था, संज्ञा। आज हम करेंगे नेक्स्ट चैप्टर हमारा चैप्टर नंबर 8, संज्ञा के विकार। संज्ञा के विकार क्या है? संज्ञा के विकार होते हैं लिंग, वचन और कारक। तो आज हम चैप्टर में पढ़ेंगे लिंग और वचन के बारे में। तो संज्ञा के विकार, आपको पता है कि संज्ञा एक विकारी शब्द है। संज्ञा एक विकारी शब्द है। इसके 3 कारणों से विकार आता है। इसमें वो है लिंग के कारण, वचन के कारण और कारक के कारण। और इस अध्याय में हम तीनों पर विचार करेंगे। तो लिंग क्या है? जेंडर, जो इंग्लिश में बोलते हैं। हिंदी में लिंग का व्याकरणिक महत्व है क्योंकि इसके कारण शब्द का रूप बदल जाता है। जैसे पंखा चल रहा है, घड़ी चल रही है, लड़का पढ़ता है, लड़की पढ़ती है। अब देखो पहले में जो शब्द था पंखा चल रहा है, ठीक है। अगर आपसे कोई पूछे कि पंखा स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है तो आप नहीं बता सकते। लेकिन जब आप उसको वाक्य में प्रयोग करोगे कि पंखा चल रहा है, यानी पंखा क्या हो गया आपका? पुल्लिंग हो गया। और घड़ी चल रही है, तो यहाँ पर बाईं ओर के वाक्य पुरुषवाची हैं, जबकि दाईं ओर के वाक्य हैं जो कैसे हैं? स्त्रीवाची हैं। यानी ये पुल्लिंग है और ये स्त्रीलिंग। घड़ी और लड़की स्त्रीलिंग है, पंखा और लड़का पुल्लिंग है। तो लिंग की परिभाषा क्या हो गई बेटा? लिंग संज्ञा का वह लक्षण है जो उसके पुरुषवाचक या स्त्रीवाचक होने का बोध कराता है। तो लिंग क्या है? संज्ञा का वह लक्षण जो उसके पुरुषवाची या पुरुषवाचक या स्त्रीवाचक होने का बोध कराता है। लिंग का अर्थ है चिन्ह या पहचान। इसी के कारण किसी शब्द के पुरुषवाचक या स्त्रीवाचक होने का पता चलता है। अब है आपके लिंग के भेद। हिंदी भाषा में लिंग के 2 भेद होते हैं। एक होता है पुल्लिंग और दूसरा होता है स्त्रीलिंग। जो शब्द पुरुष जाति का बोध कराते हैं वो पुल्लिंग, और जो शब्द स्त्री जाति का बोध कराते हैं वो कहलाते हैं स्त्रीलिंग। अब है लिंग परिवर्तन। किस तरह से किया जाता है? पुल्लिंग शब्द है बंदर और स्त्रीलिंग बंदरिया, चूहा चूहिया, बूढ़ा बुढ़िया, पंडित पंडिताई, नट नटी, धोबी धोबिन, माली मालिन, नौकर नौकरानी, सेठ सेठानी, मोर मोरनी। तो इस तरह से ये क्या है? स्त्रीलिंग और पुल्लिंग शब्द हैं। अब कुछ जो शब्द हैं वो प्राय पुल्लिंग होते हैं और कुछ शब्द हैं जो प्राय स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे दिनों और वारों के नाम, जैसे सोमवार मंगलवार बुधवार, ये पुल्लिंग होते हैं प्राय। महीनों के नाम, धातुओं के नाम, धातु यानी सोना चांदी, ये नहीं कि सभी होते हैं पर अधिकतर होते हैं। अनाजों के नाम, समुद्रों के नाम, वृक्षों के नाम, ग्रहों के नाम, भाववाचक संज्ञाएं हैं वो पुल्लिंग होती हैं। समुदायवाचक शब्द, रत्नों के नाम, ये हमेशा पुल्लिंग होते हैं। स्त्रीलिंग शब्द में भाषाओं के नाम, लिपियों के नाम, तिथियों के नाम, नदियों के नाम, हथियारों के नाम, शरीर के अंग, ये प्राय स्त्रीलिंग होते हैं और वो प्राय पुल्लिंग यानी कि अधिकतर। ई, नी, आनी, आई, इया से बने शब्द, ये भी क्या होते हैं? आपके स्त्रीलिंग होते हैं। कुछ शब्द दोनों लिंगों में प्रयुक्त होते हैं, उनका लिंग नहीं बदलता। जैसे प्रधानमंत्री आ रहे हैं और प्रधानमंत्री आ रही हैं। तो प्रधानमंत्री जो शब्द है वो पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों में सेम रहता है। अन्य शब्द हो गए जैसे राष्ट्रपति, कुलपति, मंत्री, राजदूत, न्यायाधीश, डॉक्टर, यानी कि जो पद हैं आपके, जो किसी भी व्यक्ति का पद यानी कि जो ओहदा है उसका, वो किस में आते हैं? आपके दोनों में एक ही रहते हैं। वचन क्या है? अब आपका नेक्स्ट टॉपिक है वचन। संज्ञा का वह लक्षण है जो उसके एक या अनेक होने का बोध कराता है। कि वचन में क्या पता चलता है हमको कि वह एक चीज एक है या एक से अधिक है। जैसे लड़का है एक वचन और लड़के हैं बहुवचन, पंखा एक वचन, पंखे बहुवचन। वचन के भेद, जिस प्रकार से लिंग के 2 भेद हैं, वचन के भी 2 ही भेद होते हैं, एक वचन और बहुवचन। एक वचन क्या है? शब्द के जिस रूप से उसके एक होने का बोध हो उसे एक वचन कहते हैं, और जिस रूप से उसके एक से अधिक होने का बोध होता है उसे बहुवचन कहते हैं। जैसे बालक खेलता है एक वचन है और बालक खेलते हैं बहुवचन है। गाय दूध देती है एक वचन है और गायें दूध देती हैं बहुवचन है। अब है वचन के संबंध में कुछ ध्यान रखने वाली बातें हैं। जैसे आदर और सम्मान प्रकट करने के लिए एक व्यक्ति के लिए भी बहुवचन का प्रयोग किया जाता है। जैसे हम बड़ों का आदर प्रकट करने के लिए, जैसे पापा होते हैं, पिताजी होते हैं, उनको आ रहे हैं बोलते हैं, या कुछ भी करते हैं कि पापा ये कर रहे हैं, तो उनको बहुवचन में प्रयोग करते हैं। जैसे पिताजी आ रहे हैं, नेताजी पक्के देशभक्त थे। अब अगर हम यहाँ पर पिताजी आ रहा है, नेताजी पक्के देशभक्त था, तो ये क्या होता है? सही नहीं लगता। तो आदर और सम्मान के लिए हम क्या करते हैं? बहुवचन का प्रयोग करते हैं। कुछ संज्ञा शब्द पूरे समुदाय का प्रतिनिधित्व करते हैं, इसका प्रयोग एक वचन में ही होता है।
और कुछ जो संज्ञा शब्द वो ऐसे होते हैं जो पूरे समुदाय का बोध कराते हैं, उनका फिर हम एक वचन में प्रयोग करते हैं। जैसे पुलिस है, पुलिस आगे बढ़ती है, भीड़ बेकाबू हो गई। कुछ शब्द हैं जो सदैव बहुवचन ही होते हैं, जैसे आंसू, दर्शन, हस्ताक्षर, ये हमेशा क्या होते हैं, बहुवचन में ही प्रयोग होते हैं। और कुछ शब्द हैं जो हमेशा एक वचन में प्रयोग होते हैं, जैसे वर्षा, पानी, घी, चाय आदि। कुछ संबंध सूचक संज्ञाएं दोनों वचनों में एक समान रहती हैं, जैसे नाना, चाचा, बाबा, पापा आदि। ये कुछ संबंध सूचक संज्ञाएं जो दोनों वचनों में एक समान रहती है, चाहे एक वचन हो चाहे बहुवचन हो। अब है वचन परिवर्तन किस प्रकार से किया जाता है। जैसे गाय का बहुवचन बना दिया हमने, गायें, पुस्तक, पुस्तकें, भैंस, भैंसें, बात, बातें, कलम, कलमें, आँख, आँखें, कथा, कथाएं, छात्र, छात्राएं। कि आ का अय बनाना, इसमें ए का अय बनाया था यहाँ पर। पाठशाला, पाठशालाएं, कविता, कविताएं, कला, कलाएं, माला, मालाएं, लोटा, लोटे, बकरा, बकरे, भेड़िया, भेड़िए, केला, केले, संतरा, संतरे, पंखा, पंखे। इस तरह से ई से अय बनाना, पगड़ी, पगड़ियाँ। अब यहाँ पर क्या करते हैं बेटा कि जब भी हम बहुवचन बनाते हैं तो जब बड़ी ई होती है उसको जब बहुवचन बनाते हैं तो वो तो हो जाती है छोटी, और उसके बाद में या लगा देते हैं, या के ऊपर चंद्र बिंदु। ऊ से जब हम धेनु, धेनुएं, वस्तु, वस्तुएं, ऋतु, ऋतुएं, बहु, बहुएं, तो जहाँ पर भी बेटा बहुवचन बड़ी ऊ की मात्रा लगती है उस बड़ी ऊ की मात्रा को हम छोटी ऊ में करके बहुवचन बनाते हैं। कुछ शब्द होते हैं जिसमें या के ऊपर सिर्फ हम चंद्र बिंदु लगा के उसको बहुवचन बनाते हैं, जैसे चिड़िया, चिड़ियाँ, गुड़िया, गुड़ियाँ, लुटिया, लुटियाँ, पुड़िया, पुड़ियाँ। फिर ऐसे ही कुछ शब्द हैं जिनमें जन, गण, वृंत लगाकर हम शब्द को बहुवचन बनाते हैं, जैसे छात्र से छात्रगण, मजदूर से मजदूर वर्ग, गुरु से गुरुजन, प्रजा से प्रजाजन, अध्यापक से अध्यापक वृंद। परसर्ग युक्त बहुशब्दों से बहुवचन, जैसे घोड़ा चना खा रहा है, यहाँ पर घोड़ों ने चना खाया, यानी कि परसर्ग युक्त या विभक्ति जो हम कारक की विभक्ति लगाते हैं उससे बहुवचन अलग बन जाते हैं। जैसे नेता ने भाषण दिया, नेताओं ने भाषण दिए। घर में बात हुई, घरों में बातें हुई। तीसरा संज्ञा का विकार है कारक। कारक क्या है, निम्नलिखित वाक्यों को ध्यान से पढ़िए। लड़की पुस्तक पढ़ रही है, राकेश ने पुस्तक पढ़ी, संजय ने नौकर को बुलाया। तो यहाँ पर ये जो विभक्ति लगा रखी, ने, को, से, के लिए, को, से, में, तो हम देखते हैं कि ऊपर वाले संज्ञाओं को का क्रिया से संबंध बताने के लिए कुछ चिन्हों ने, को, से, लिए, में का प्रयोग हुआ है। इन चिन्हों को ही परसर्ग या कारक चिन्ह कहते हैं। इन्हीं विभक्ति भी कहा जाता है। कभी कभी कुछ वाक्यों में परसर्गों का प्रयोग नहीं होता, जैसे मोहन दूध पीता है, यहाँ पर मोहन और दूध के साथ परसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। तो परिभाषा क्या है कारक की, किसी वाक्य में प्रयुक्त संज्ञा या सर्वनाम पदों का वाक्य की क्रिया के साथ जो संबंध होता है उसे कारक कहते हैं। कि किसी वाक्य में प्रयुक्त संज्ञा या सर्वनाम पदों का वाक्य की क्रिया के साथ में जो संबंध होता है उसे कारक कहते हैं। अब है कारक के भेद आपके। तो कारक है उसके 8 भेद होते हैं, कर्ता, कर्म, कर्ण, संप्रदान, अपादान, अधिकरण, संबंध, संबोधन। तो 8 आपके कारक के भेद हैं। इनकी विभक्ति है साथ में, कर्ता ने कर्म को कर्ण से के द्वारा, संप्रदान के लिए या को, अपादान से पृथक होना यानी अलग होना, अधिकरण में पर, संबंध का के की, रा, रेरी, संबोधन हे अरे। बाकी बेटा इनकी परिभाषाएं और कारक के बारे में हम कल पढ़ेंगे। थैंक यू। Good morning 7th class student. In a previous class we have completed our chapter number 13 and we have started also chapter number 14. Introduction मैंने कल करा दिया था. This is a chapter, this is a last chapter of S7 syllabus, chapter number 14, visualizing solid shape. In a previous class we have discussed about cube and cuboid, about their number of faces, number of edges, number of vertices. So let's continue today chapter number 14. चैप्टर नंबर 14 इज अ विजुअलाइजिंग सॉलिड शेप्स, 3D शेप्स. हम इस चैप्टर में 3D शेप्स के बारे में पढ़ेंगे. एक होता है 2D शेप्स और एक होती है हमारी 3D शेप्स. 2D शेप्स क्या होती है, जैसे कि हमारा हो गया है स्क्वायर, हो गया है रेक्टेंगल, हो गया है सर्कल, हो गया है. ये सब क्या होती है, हमारे प्लेन फिगर्स होती है. इन प्लेन फिगर्स को हम बोलते हैं 2D शेप्स.
ये हमारी 2D शेप्स होती हैं। और हाँ, आज हम पढ़ रहे हैं 3D शेप्स के बारे में। तो हमने क्यूब और क्यूबॉइड पिछली क्लास में डिस्कस किया था, फिर भी हम उनको एक बार और रिपीट करते हैं। तो देखिए, क्यूब और क्यूबॉइड, क्यूब में क्या होता है कि देखो हमारे इस तरह से स्क्वायर फेसेस होते हैं, उसमें नंबर ऑफ एजेस कितनी होती है? नंबर ऑफ एजेस मींस एजेस वो होती है, वो लाइन सेगमेंट्स होती है जो एक वर्टेक्स से दूसरे वर्टेक्स को ज्वाइन करती है, जो लाइन, वो हमारी एजेस होती है। तो इसमें हमने काउंट की थी कितनी एजेस है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो इसमें 12 लाइन सेगमेंट्स है। नंबर ऑफ वर्टिसेस, वर्टेक्स हमारे ये होते हैं, देखो ये हमारा पॉइंट है जहां पे 2 और 3 लाइन सेगमेंट आके मीट करते हैं, तो ये हमारे वर्टेक्स है इसमें। तो इसमें जो वर्टेक्स है, नंबर ऑफ वर्टेक्स कितने हमारे पास 8 है, तो इसमें नंबर ऑफ वर्टिसेस हमारे 8 हो गए हैं। और नंबर ऑफ फेसेस, इसमें 6 स्क्वायर फेस है, तो हमने 6 फेसेस बता दिया है। देन हमारे पास आता है क्यूबॉइड। इन दोनों में सिर्फ डिफरेंस इतना ही होता है कि क्यूब में तो होते हैं स्क्वायर फेसेस, क्यूबॉइड में होते हैं हमारे रेक्टेंगुलर फेसेस। नंबर ऑफ एजेस सेम होगा 12, नंबर ऑफ वर्टिसेस 8 और फेसेस रेक्टेंगुलर होंगे 6। क्यूब में 6 स्क्वायर फेस होंगे और क्यूबॉइड में 6 रेक्टेंगुलर फेसेस होंगे। नेक्स्ट इज सिलेंडर। अब देखो सिलेंडर क्या होता है, मैंने प्रीवियस क्लास में आपको एक पेपर रोल करके दिखाया था। उस पेपर पे मैंने दिखाया था कि पेपर को अगर मैं रोल करती हूँ तो उसमें 2 फ्लैट सरफेस बनेंगे और बीच का जो पार्ट होता है वो हमारा कर्व्ड पार्ट होता है। तो अब देखो इसमें कितने वर्टिसेस एजेस कितनी हो गई है, 1 और 2, तो 2 एजेस हो गई है। अब इसमें कोई वर्टेक्स है, कोई भी कॉर्नर बन रहा है, कहीं लाइन सेगमेंट मेट कर रही है, नहीं है, तो वो क्या हो जाएगा हमारा नील। अब इसमें फेसेस कितने हैं, 1 2 3, तो इसमें 3 फेस है जिसमें से 2 तो हमारे फ्लैट और ये बीच वाला पार्ट क्या होगा, कर्व्ड सरफेस हो जाएगा हमारा। देन हमारे पास है कोन। कोन देखो, कोन हमारा बर्थडे कैप की जैसी शेप होती है, तो उसमें भी कितने हो जाएंगे एजेस, ओनली 1 एज है। और वर्टेक्स 1 है और फेसेस 1 2, 2 इसमें फेसेस हो गए हैं। देन आती है हमारे पास स्फीयर। स्फीयर देखो राउंड राउंड है हमारा, कोई एज नहीं है इसमें, तो नील। कोई वर्टेक्स नहीं है, नील। ओनली 1 फेस है जो इसका फ्रंट में हमें नजर आ रहा है, ओनली 1 कर्व सरफेस। देन हमारे पास आता है ट्राइएंगुलर प्रिज्म। ट्राइएंगुलर प्रिज्म है जिसके हमारे जो बेस है, ये देखो हमारे ट्राइंगल फेसेस है, दो ट्राइंगुलर फेसेस है और जो साइड में वो हमारे रेक्टेंगुलर फेसेस है। तो इसमें नंबर ऑफ एजेस तो हो जाएंगे 9, जितने भी लाइन सेगमेंट है वो 9 है। और वर्टिसेस हो जाएंगे इसके 6, 3 ऊपर और 3 ही नीचे हो जाएंगे। और फेसेस कितने हैं, 2 तो ट्राइंगुलर हो गए हैं और 3 हमारे रेक्टेंगुलर, तो टोटल कितने हो गए, 5। देन हमारे पास आता है रेक्टेंगुलर प्रिज्म। रेक्टेंगुलर प्रिज्म हमारा क्यूबॉइड की शेप की तरह है, जिसमें हमारे पास 12 एजेस, 8 वर्टिसेस, 6 रेक्टेंगल। देन एंड द नेक्स्ट इज ट्राइएंगुलर पिरामिड। पिरामिड में देखो हमारे पास कितने फेसेस हैं, सॉरी नंबर ऑफ एजेस 6 है, इसमें हमारे पास एजेस हमारे पास 6 है और वर्टिसेस 4 है, 1 2 3 4 हमारे वर्टिसेस हो गए हैं। और फेसेस कितने हमारे पास, अब फेस इसमें हमारे पास है 3 तो ट्रायंगुलर दिख रहे हैं, देखो फ्रंट में ही हमें दिख रहे हैं 1 2 और 3। एक हमारा जो बेस है जिसके ऊपर ये स्टैंड है, तो 1 हमारा बेस वाला हो जाएगा ट्रायंगुलर बेस। तो टोटल फेसेस हो जाएंगे इस पिरामिड में 4, टोटल हमारे 4 फेसेस हो गए हैं। देन हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं, एक्सरसाइज 14.1। आइडेंटिफाई द फॉलोइंग शेप्स, राइट द नेम ऑफ द सॉलिड इट रिप्रेजेंट बिलो ईच पिक्चर। अब देखो हमें बताना है इस शेप का नाम क्या है। अब ये अलमीरा है, इसकी शेप कैसी नजर आ रही है, इसको हम बोलेंगे क्यूबॉइड। ये हमारी क्यूबॉइड शेप है। देन हमें क्या नजर आ रहा है, एक बोल है, बोल कैसा हो जाएगा, स्फीयर। ये कैसी शेप है हमारी, स्फीयर, तो इसके नीचे हम राइट करेंगे स्फीयर। देन हमें क्या नजर आ रहा है, लैपटॉप। लैपटॉप कैसा हो जाएगा हमारा, क्यूबॉइड शेप में हो जाएगा। बोतल की शेप कैसी हो जाएगी, सिलेंडर। अब ये तो है ही सिलेंडर हमारा। बर्थडे कैप नजर आ रही है हमें जोकर वाली, तो इसको हम क्या बोलेंगे, कोन। डाई की शेप कैसी नजर आ रही है हमें, क्यूब। और ये क्या हमारे पास, ट्रायंगुलर पिरामिड। तो आपको इन पिक्चर के नीचे इनके नेम लिखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेम द ईच सॉलिड फिगर। इन फिगर्स का नाम बताना हमें, फिगर का नाम क्या है। अब देखो सबसे पहले हमारे पास क्या फिगर है, कैसी नजर आ रही है हमें, कौन है, तो इसके नीचे आप राइट करोगे कौन। ये हमारे पास कैसा है, इसके देखो फेस कैसा, स्क्वायर फेस है, तो स्क्वायर फेस है तो क्या होगा ये हमारा क्यूब। देन हमारे पास क्या नजर आ रहा है, सिलेंडर, इसके नीचे आप राइट करोगे सिलेंडर। ये हमारा कैसी शेप नजर आ रही है, इसमें देखो रेक्टेंगुलर फेस नजर आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, क्यूबॉइड। नेक्स्ट जो फिगर है, अब इसमें देखो कि इसमें कितने वो है, 1 2 3 4 5 6। अब देखो 6 साइडेड का पॉलीगन होता है, उसको हम बोलते हैं हेक्सागोनल। अब हेक्सागोनल है और ये कैसा नजर आ रहा है हमें, प्रिज्म की शेप है, तो इसको हम राइट करेंगे हेक्सागोनल प्रिज्म।
हेक्सा का मतलब होता है 6 साइड जिसमें होगी उसको हम हेक्सा बोलते हैं, हेक्सागोनल प्रिज्म। ठीक है, जैसे हमारा अब नेक्स्ट है 6th पार्ट। इसमें देखो फेसेस कैसे हैं, ट्रायंगुलर है और जो बेस है वो स्क्वेयर है। बेस हमारा स्क्वेयर है तो इसको हम क्या बोलेंगे, ये हो गया हमारा पिरामिड की शेप में, तो इसको हम राइट करेंगे स्क्वेयर पिरामिड। इसको हम राइट करेंगे स्क्वेयर पिरामिड। देन हमारे पास देखो ये रेक्टेंगुलर तो बेस है और ट्रायंगल्स ऊपर है, हमारे पास 2 ट्रायंगल है और बाकी के हमारे तीनों उसके रेक्टेंगुलर फेस है, तो इसको हम बोलेंगे ट्रायंगुलर प्रिज्म, ट्रायंगुलर प्रिज्म। एंड द लास्ट वन इज, ये हमारे पास क्या है, ट्रायंगुलर पिरामिड। इसको आप राइट करोगे ट्रायंगुलर पिरामिड। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। इस टेबल को हमें कंप्लीट करना है। जैसे मैंने चैप्टर के स्टार्टिंग में आपको समझाया था कि क्यूब, क्यूबॉइड, कोन, सिलेंडर और स्फीयर के बारे में, तो अब इनके हमें नंबर ऑफ फेसेस, नंबर ऑफ एजेस और नंबर ऑफ वर्टिसेस फिल करने। क्यूब के नंबर ऑफ फेसेस 6 है। 6 कैसे होते हैं, हमारे स्क्वायर फेस होते हैं, तो नंबर ऑफ एजेस कितनी होती है इसमें, 12। नंबर ऑफ वर्टिसेस 8। अब देखो क्यूब और क्यूबॉइड की हमारे तीनों चीजें सेम होती थी, डिफरेंस था स्क्वायर फेस और इसके कैसे होते थे, रेक्टेंगुलर फेस होते थे। तो 6 एजेस हमारी 12, वर्टिसेस हमारे 8 ही होंगे। देन हमारे पास कोन आता है। अब देखो कोन की शेप हमारी इस तरह की थी, कोन हमारा इस तरह का था। अब उसमें फेस कितने थे, 2, 1, 2 फेसेस हो गए हैं उसमें। एज कितनी थी, ओनली 1, तो 1 एज हो गई है। नंबर ऑफ वर्टिसेस कितने हो गए, ओनली 1, तो नंबर ऑफ वर्टिसेस भी 1। देन हमारे पास आता है सिलेंडर। अब देखो सिलेंडर की शेप हमारी इस तरह से है, 2 फ्लैट सरफेस और 1 कर्व, तो 1, 2, 3, ये तो इसके हो गए हमारे फेसेस। तो नंबर ऑफ फेसेस कितने हो गए हैं, 3। नंबर ऑफ एजेस, एजेस कितनी है, 1 और ये 2, तो 2 एजेस हो गई है। वर्टेक्स, वर्टिसेस हमारे क्या, इनमें कोई वर्टेक्स नहीं है इसमें, तो 0 नील हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, देन आता है स्फीयर। स्फीयर तो हमारा राउंड होता है इस तरह से, तो इसका तो फेस ही ओनली 1 है, तो 1 फेस हो गया है। एज, इसमें कोई एज नहीं है, तो इसको भी हम क्या लिखेंगे, नील। और नंबर ऑफ वर्टिसेस भी क्या हो जाएंगे इसमें, नील है। तो दिस इज ऑल अबाउट आवर एक्सरसाइज 14.1। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे नेट ऑफ 3D शेप्स, यानी कि हम नेट के बारे में पढ़ेंगे, 3D शेप के नेट कैसे होते हैं, वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। Nice morning to all my dear student of class 7. This is Vinita ma'am, your science teacher. Student, as you know that we are continuing our chapter 17, and in our previous video I have told you already its introduction and what are the importance of the forest. And in today's video, student, we are going to continue the topic that is related to the different layer of the forest. The first one is canopy, the second one is understory and its ground middle layer, and the last one is understory. So let's do it. Our today's content, student, our today's content is forest profile. We are talking about the forest profile के means forest की प्रोफाइल क्या है, वो किस तरीके का होता है, एंड इंक्लूड क्या करता है। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट ट्रीज आर फाउंड इन द फॉरेस्ट एंड दीज कैन बी कैरेक्टराइज टू देयर हाइट, शेप, लीव्स, फ्लावर्स, फ्रूट्स, इन सब के बेसिस पे स्टूडेंट द ट्रीज आर कैटेगराइज्ड इनटू डिफरेंट कैटेगरी। द फर्स्ट वन इज आप ऑलरेडी वी हैव डिस्कस दैट shrubs, herbs, trees, tall trees, creepers, climbers, all these are student the types आप कह सकते हो, these all are the types of the trees and you have already read about them in lower classes. So now the content is the art of the tree above the stem, which branches is called the क्राउन ऑफ द ट्री। तो वो पार्ट जो होता है ट्री का, वो पार्ट जो कि अबव द ग्राउंड होता है, दैट वी कॉल द, मतलब सॉरी स्टेम से अबव कि जो ब्रांचेस वाला पोर्शन होता है उससे हम स्टूडेंट क्राउन बोलते हैं। द क्राउन ऑफ अ ट्री रिसीव्स मैक्सिमम सनलाइट। सो आप इसको क्या कह सकते हो, क्राउन आप कह सकते हो ट्री का, एंड इट रिसीव द मैक्सिमम सनलाइट। The crowns are of different types and sizes. They make several horizontal layers in the forest. These layers from top to bottom are canopy, understory, forest floor. तो देखिए क्या होता है स्टूडेंट की जो क्राउन होता है वो डिफरेंट साइज और शेप्स का हो सकता है, एंड वो हॉरिजॉन्टल लेयर इन द फॉरेस्ट, फॉरेस्ट में जो हॉरिजॉन्टल लेयर होती है
वो होता है। तो स्टूडेंट हॉरिजॉन्टल में इसकी जो लेयर्स होती है टॉप टू बॉटम अगर हम बात करें, द फर्स्ट वन इज़ कैनोपी, द सेकंड वन इज़ अंडर स्टोरेज, द थर्ड वन इज़ फॉरेस्ट फ्लोर। तो फर्स्टली वी विल डिस्कस अबाउट द कैनोपी। तो स्टूडेंट द कंटेंट इज अबाउट द कैनोपी इज द टॉप मोस्ट हॉरिजॉन्टल लेयर फॉर्म्ड बाय द क्राउन ऑफ द टॉल ट्रीज इज कॉल्ड कैनोपी। जो टॉल ट्रीज के क्राउन के थ्रू टॉप मोस्ट उसका जो सबसे ऊपर वाला पार्ट होता है दैट वी कॉल द कैनोपी। द ट्रीज फॉर्मिंग दिस लेयर आर एज हाई एज 30 मीटर। स्टूडेंट वो ट्रीज जो अबाउट 30 मीटर होते हैं वो इस लेयर को फॉर्म करते हैं, मीन्स कैनोपी को फॉर्म करते हैं, बिकॉज अब देयर हाइट इज़ सो मैक्सिमम दे फॉर्म अ ग्रीन अम्ब्रेला लाइक रूफ ओवर द लोअर लेयर्स। तो वो लोअर लेयर्स के ऊपर जो है वो एक अम्ब्रेला की लेयर फॉर्म करते हैं, जिस लाइक आप दूर से उन्हें देखोगे तो ऐसा लगता है जैसे छाता सा बना हुआ है। एंड उसके नीचे फिर थोड़ी सी स्टेम ब्रांचेस होती हैं, फिर उसके बाद फिर से एक पोर्शन होता है, फिर उसके बाद से आपका स्टेम होता है। लाइक इस तरीके से आपका ये कैनोपी का पोर्शन होता है। द नेक्स्ट इज सनलाइट पेनिट्रेट्स ओनली पार्शियली थ्रू इट मेकिंग इट डार्क इनसाइड। तो क्या होता है, बहुत रेयरली इसमें से सनलाइट पास होकर आती है, सो दैट इज़ द रीज़न कि वो थोड़ा डार्क और घना दिखाई देता है। द ट्रीज फॉर्मिंग द कैनोपी फोटोसिंथेसिस मोर रैपिडली एंड हैंस प्रोड्यूस प्लेंटी ऑफ फूड। तो ट्रीज जो कैनोपी बनाती हैं वहाँ पे सब फोटोसिंथेसिस बहुत स्पीड में होता है, और इसीलिए दैट इज़ द रीज़न कि जो प्लांट है उसके लिए बहुत ज़्यादा फूड होता है। जब बहुत ज़्यादा फूड होता है तो वो ग्रो अप अच्छे से करते हैं। इट इज़ द हैबिटेट ऑफ मेनी एनिमल्स सच एज मंकीज़, औरंगुटान, ईगल्स, टूकन्स एंड स्लोथ्स। तो बहुत सारे एनिमल्स जो मैंने अभी आपको बताया स्टूडेंट। तो ये जो कैनोपी होता है इट इज़ द हैबिटेट, वो सब जानवर उस कैनोपी पोर्शन पर रहते हैं। द मोस्ट कैनोपी ट्रीज हैव स्मूथ ओवल लीव्स विद पॉइंटेड टिप्स। द टिप्स आर कॉल्ड ड्रिप टिप्स एज दे लेट द वाटर रन डाउन एंड कीप द लीव्स ड्राई। समटाइम ट्रीज emerge above the canopy to form emergent layer। सो स्टूडेंट क्या होता है, देखिए कि सनलाइट बहुत रेयरली आती है वहाँ पर, पार्शियली मतलब उसमें से होकर के आती है, और इसीलिए वो डार्क भी दिखाई देता है। एंड जो ट्रीज होते हैं वो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस वहाँ पर रैपिडली प्रोसेस होता है, और इसीलिए प्लांट के पास बहुत ज़्यादा फूड होता है, हैबिटेट होता है इन सारे एनिमल्स का। एंड जो कैनोपी होती है उसकी जो लीव्स होती हैं वो स्मूथ होती हैं, ओवल शेप में होती हैं, पॉइंटेड ओवल शेप में होती हैं, और ये इस तरीके से पॉइंटेड निकली होती है। तो इसमें क्या होता है, जब पानी गिरता है, रेन वाटर इस पर फॉल होता है, देन इट स्लोली ड्रॉप डाउन, तो ये नीचे गिर जाता है स्लिप से। तो दैट इज़ वाई वी कॉल देम ड्रिप ट्रिप, इसलिए उसको कहा जाता है। एंड कुछ टाइम क्या होता है, जो ट्रीज़ होते हैं वो कैनोपी से ऊपर बढ़ने की कोशिश करते हैं, तो दैट लेयर वी कॉल द एमर्जेंट लेयर, तो उसे हम एमर्जेंट लेयर भी कहते हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट आपका अंडर स्टोरी लेयर। तो अंडर स्टोरी लेयर में क्या होता है, ये कैनोपी और फॉरेस्ट फ्लोर के बीच का लेयर होता है। कैनोपी और फॉरेस्ट फ्लोर के बीच का जो पोर्शन होता है दैट कम अंडर द अंडर स्टोरी लेयर। इसमें क्या होता है, ये लेयर जो है हार्ब श्रब्स टॉल ग्रासेस की बनी हुई होती हैं। एंड इसमें कौन से एनिमल्स रहते हैं, ये इट इज़ ऑल्सो होम टू अ नंबर ऑफ बर्ड्स एनिमल्स। उसमें स्नेक है, लिज़ार्ड्स हैं, प्रीडेटर्स में जैगुआर हैं, लियोपार्ड्स हैं, वो जो जानवर शिकार करते हैं। तो इस तरीके के एनिमल्स वगैरह जो हैं वो उस लेयर में रहते हैं। इट रिसीव्स वेरी लिटिल सनशाइन, बहुत ही थोड़ी धूप मिलती है। ओनली 5% ऑफ द सनलाइट, आप कह सकते हो 5%, ओनली 5% ऑफ द सनलाइट रिसीव्ड बाय द अंडर स्टोरी लेयर, बिकॉज वहाँ पे जो ऊपर जो कैनोपी होता है वही अम्ब्रेला का फॉर्म ले लेता है, वो अम्ब्रेला की तरह बना हुआ होता है। सो दैट इज़ द रीज़न कि सनलाइट बहुत रेयरली पास आउट होकर आती है, और बहुत ही वहाँ का टेम्परेचर ह्यूमिड, मीन्स जो क्लाइमेट है वहाँ पर ह्यूमिड रहता है। द लीव्स ऑफ द प्लांट हेयर आर द लार्ज टू ट्रैप सफिशिएंट सनलाइट। और जो इस पोर्शन में रहने वाले लीव ट्रीज होते हैं उनकी जो लीव्स होती हैं वो बहुत ही बड़ी होती हैं, तो जिसकी वजह से सो दैट दे कैन ट्रैप द सफिशिएंट सनलाइट, जिससे कि वो उनकी जो रिक्वायरमेंट है सनलाइट की उसको कंप्लीट कर सके, सफिशिएंट अमाउंट ऑफ सनलाइट में ले सकें। नेक्स्ट इज स्टूडेंट फॉरेस्ट फ्लोर। फॉरेस्ट फ्लोर में देखिए ग्राउंड वाला जो पोर्शन होता है जिसमें डेड लीव्स रहते हैं, एनिमल ड्रॉपिंग्स जो एनिमल के
मतलब वेस्ट वगैरह हो सकते हैं, वो सब रहता है, पड़ा रहता है, डेड ट्रीज होते हैं, एनिमल्स, बहुत सारी चीज़ें जो मतलब आप फॉरेस्ट फ्लोर ग्राउंड फ्लोर की बात कर रहे हो तो उस पे जो मतलब ज़मीन वाला एरिया जो होता है वहाँ पर स्टेम वगैरह जो जहाँ पर आती है। ऑल दिस डिके ऑन द फॉरेस्ट फ्लोर एंड फॉर्म ह्यूमस, ये सब क्या होता है, बहुत दिनों में टाइम लगता है एंड बैक्टीरिया के कुछ एक्शंस की वजह से ये सारा कुछ सड़ा दिया जाता है एंड आफ्टर दैट इट कन्वर्टेड इनटू ह्यूमस एंड द डिकेइंग मैटर फॉर्म स्पॉन्जी लेयर। तो जो डिकेइंग मैटर होता है वो एक स्पॉन्जी लेयर बनाता है, बहुत ही मॉइस्ट होती है वो लेयर एंड मॉम होती है। ह्यूमस प्रोवाइड न्यूट्रिएंट्स, तो वो ह्यूमस क्या करता है, न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है बहुत सारे ग्रोइंग प्लांट्स को, जिसमें फर्न्स, ग्रासेस, मशरूम सीडलिंग्स इन द फॉरेस्ट फ्लोर, ये सारी चीज़ें वहाँ पर रहती है, फर्न, ग्रासेस, मशरूम, सीडलिंग्स वगैरह। ओके, तो द फॉरेस्ट फ्लोर इज मे होम टू मिलीपिड्स, बीटल, जाइंट आंट ईटर। तो ये जो फॉरेस्ट फ्लोर है वहाँ पे देखिए कौन कौन से एनिमल रहते हैं, मिलीपिड्स हैं, बीटल्स हैं, तो ये जो छोटे छोटे कीड़े होते हैं ना, मूव करते रहते हैं बरसात के टाइम पे, आपने देखा होगा मिलीपिड्स कुछ इस तरीके से होती है, ऐसे कुछ इस तरीके से ब्राउन कलर की होती है। बीटल्स ऐसे राउंड राउंड से होते हैं, उन पर डॉट डॉट बने होते हैं। और आंट ईटर बहुत बड़ी वाली जो चींटियाँ होती हैं, बहुत बड़ी इन द सेंस ऐसा नहीं कि 10, आई एम टॉकिंग अबाउट 10 to 20 फीट वाली अराउंड दे, जो नॉर्मल आंट आपने घरों में देखी उससे थोड़ी सी बड़ी होती है, तो जाइंट आंट ईटर्स वगैरह, ये सारी जो एनिमल्स हैं ये सब आप कह सकते हो उस एरिया में रहते हैं। इन अवर नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट द बायोटिक कंपोनेंट ऑफ फॉरेस्ट। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे कंटेंट. See student, this is your today's homework that you have to do in your fair notebook. Long question 2, how can forest be conserved? Forest को किस तरीके से बचाया जा सकता है? So the steps are एफॉरेस्टेशन, प्रोटेक्शन फ्रॉम ओवरग्रेजिंग से बचा सकते हैं, एफॉरेस्टेशन बहुत सारे प्लांट्स लगा करके, प्रोटेक्शन फ्रॉम पॉल्यूशन से बचा सकते हैं, और जो हमें अगर प्लांट्स की कटिंग करनी है तो इट शुड बी प्लान्ड होनी चाहिए, परमिशन ली होनी चाहिए फॉरेस्ट ऑफिसर्स वगैरह से। एंड प्लस में नेक्स्ट इज़ फॉरेस्ट फायर, जो बहुत सारा ऐसा ह्यूमन बींग्स क्या करते हैं, नेग्लिजिबल कर देते हैं, तो जो पोल्स वगैरह होते हैं उनको थोड़ा ध्यान में रखना चाहिए कि अगर कोई जगह दिक्कत वगैरह आ रही है तो उसको मेंटेनेंस करवा लेना चाहिए टाइम टू टाइम। शॉर्ट नोट यू हैव टू राइट ऑन द कंज्यूमर। कंज्यूमर्स क्या होते हैं? द कंज्यूमर्स आर दोज प्लांट और एनिमल हु कंज्यूम द अदर। तो जो प्लांट्स वगैरह के ऊपर डिपेंड रहते हैं, अपना फूड खुद नहीं बनाते हैं, उन्हें हम कंज्यूमर्स बोलते हैं। उनकी डिफरेंट कैटेगरीज हैं जो कि उनके फूड ईटिंग हैबिट्स के ऊपर डिफाइन की गई है। हार्बिवोर्स, कार्निवोर्स, ऑमनिवोर्स, स्कैवेंजर्स, सैप्रोफाइट एंड इन्हें प्लस में हम हेटेरोट्रॉप्स भी बोलते हैं स्टूडेंट। सो यू हैव टू राइट ऑल द कंटेंट इन योर फेयर नोटबुक, यू हैव टू रिवाइज इट, लर्न इट फॉर योर essay1 प्रिपरेशन। थैंक यू, गुड बाय। Welcome to our YouTube classes. This is for class 7. In previous class we start our 4th chapter of history, the Mughal Empire. We read about Babur and we read about Humayun in our previous class. So today we continue our class with the remaining points. Now we continue our class with this point. Sher Khan died in 1545 CE, leaving behind weak successor. कि शेर खान की मृत्यु, हमने पिछली क्लास में पढ़ा था कि हुमायूं को चौसा में, जो शेर खान था उन्होंने चौसा में और कन्नौज में हराया 1539 और 1540 में। ठीक है, तो हुमायूं का सेशन ख़त्म हो गया था, अब वहाँ पे शेर खान जो थे वो राज्य कर रहे थे। तो अब शेर खान की भी मृत्यु हो गई 1545 CE में, और उनके पीछे क्या थे, वीक सक्सेसर थे, जो उनके शासक थे वो वीक थे बहुत ही ज़्यादा। Humayun thus marched on to Delhi and recaptured Delhi and Agra in 1555 CE, re-establishing the Mughal Empire. और उन वीक सक्सेसर के ऊपर क्या है, हुमायूं ने फिर से मार्च किया दिल्ली की तरफ और दिल्ली को फिर से रिकैप्चर कर लिया, फिर से अपने अधिकार में कर लिया, और आगरा को 1555 में और फिर से मुगल एम्पायर स्थापित कर लिया। However, Humayun died a year later when he fell down the stairs of his library. और हुमायूं की 1 साल बाद ही मृत्यु हो गई, जब वो अपनी लाइब्रेरी से आ रहे थे तो लाइब्रेरी की सीढ़ियों से गिरने से उनकी मृत्यु हो गई। His biography, हुमायूंनामा, written by गुलबदन बेगम, contains detailed accounts of his life. कि उनकी जो जीवनी लिखी गई है किसके द्वारा? गुलबदन बेगम के द्वारा। जो बाबरनामा है वो बाबर ने लिखी थी, ठीक है, अपनी जीवनी बाबर ने लिखी थी, अपनी ऑटोबायोग्राफी
जो लिखी थी वो बाबर ने लिखी थी, बाबरनामा। हुमायूं की लिखी है बायोग्राफी गुलबदन बेगम ने, जिसमें उनके जीवन के बारे में बहुत सारे तथ्य शामिल हैं। अब है शेर शाह सूरी 1540-1545 CE। अब जो शेर खान है उनके बारे में अब हम पढ़ेंगे। शेर खान assumed the title of Sher Shah Suri when he ascended the throne after defeating Humayun in 1540। कि शेर खान को ये टाइटल शेर शाह सूरी, मतलब कि शेर शाह सूरी जो था, शेर शाह सूरी का टाइटल उनको कब मिला? जब उन्होंने हुमायूं को 1540 में हराया। He ruled for a short period of 5 years, but he managed to expand the empire to such an extent that it stretched from the Jhelum in the west to Brahmaputra in the east and the Himalaya in the north to the Narmada in the south। कि उन्होंने सिर्फ 5 साल ही राज्य किया। कितने साल राज्य किया? उन्होंने सिर्फ 5 साल के छोटे से टाइम के लिए राज्य किया, लेकिन उन्होंने अपने राज्य को बहुत ही ज़्यादा विस्तार किया। कैसे कैसे विस्तार किया? पश्चिम में तो वो झेलम नदी तक उन्होंने विस्तार किया, पूर्व में ब्रह्मपुत्र नदी तक, ईस्ट में हिमालय तक और वेस्ट में नर्मदा तक, साउथ में नर्मदा तक। तो पूरे ही इंडिया के ऊपर उन्होंने अपना अधिकार स्थापित कर लिया था। ही ऑल्सो बिल्ट एन effective administrative system which was backed by a strong army। कि उन्होंने एक बहुत ही प्रभावशाली प्रशासन भी स्थापित किया था, एक एफिशिएंट, एक स्ट्रॉन्ग आर्मी के द्वारा, मतलब एक मजबूत आर्मी के द्वारा। He also took steps for the welfare of the people, especially the peasantry। कि उन्होंने लोगों के जो भले के लिए बहुत सारे कदम उठाए। द ग्रैंड ट्रंक रोड और ए सड़क आई आजम वॉज बिल्ड ड्यूरिंग हिज रीजन। कि उनके काल में जो ग्रैंड ट्रक रोड है, जिसको सड़क आई आजम के नाम से जाना जाता था पहले, अभी ग्रैंड ट्रक रोड बना है, इसका नाम चेंज हुआ है GT रोड। जो अपना NH8 है वो किसने बनवाया था? शेर शाह सूरी ने ही बनवाया था। अपार्ट फ्रॉम बिल्डिंग रोड्स ही ऑल्सो एंश्योर्ड द सेफ्टी ऑफ ट्रैवलर्स। और जब उन्होंने सड़कों का निर्माण कराया, जब सड़कों का निर्माण करवाया उन्होंने, तो उन्होंने जो ट्रैवलर्स थे उनकी सेफ्टी का भी बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखा। ही ऑल्सो एनकरेज ट्रेड एंड कॉमर्स। उन्होंने व्यापार और वाणिज्य को भी बढ़ावा दिया। द रुपये वॉज इंट्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग हिज टाइम एंड इट रिमेन्ड एज स्टैंडर्ड कॉइन फॉर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। उन्होंने रुपये को इंट्रोड्यूस कराया अपने टाइम में, रुपया, ठीक है, और वो स्टैंडर्ड कॉइन के रूप में एक लंबे समय तक चला। नॉट जस्ट ए रूलर, ही वॉज ऑल्सो ए पैटर्न ऑफ आर्किटेक्चर। कि वो ना एक शासक थे बल्कि एक शिल्पकार के रूप में भी फेमस हैं। ठीक है। अकबर 1556 to 1605 CE। कि अकबर, अब हुमायूं के बाद कौन राजा आए? अकबर हुमायूं के बेटे थे। 1556 से 1605 सबसे ज्यादा राज्य इन्होंने किया है। अकबर वॉज द एल्डेस्ट सन ऑफ हुमायूं हु सक्सीडेड हिम आफ्टर हिज डेथ इन 1556। कि अकबर हुमायूं के सबसे बड़े बेटे थे, जो हुमायूं की मृत्यु के बाद 1556 में हुमायूं की जब मृत्यु हो गई तो राजा बने। When Humayun was in exile, Akbar was interested in hunting, riding and sword play, but he never learned to read and write। और जब हुमायूं शासन कर रहे थे तो अकबर का इंटरेस्ट किस किस चीज़ में था? शिकार में, घुड़सवारी में और स्वॉर्ड प्लेइंग में, मतलब कि जो वो मैच करना, वर्ड मैच करना होता है ना, उसमें। लेकिन उनका पढ़ाई में कभी मन नहीं था, रीडिंग और राइटिंग में उनका कभी मन नहीं था। ये देखिए, ये आपके सामने मैप है। ये जो पूरा येलो कलर का है ना, ये जो येलो कलर में दिख रहा है आपको, ये पूरा अकबर का शासन है। मतलब कि यहाँ पे अकबर ने इतने लंबे, इतने बड़े राज्य पे उन्होंने अधिकार कर रखा था। दिस इज द पिक्चर ऑफ अकबर विद अबुल फजल एंड अदर कोर्टियर्स। की अकबर हैं, अबुल फजल जो उनके दरबार में थे और उनके जो अन्य दरबारी हैं उनके साथ। When he became the Mughal emperor, Akbar was only 13 years old and Bairam Khan was his regent। कि मुगल एम्परर जब अकबर बने तो वो केवल 13 साल के थे
और बैरम खान उनके मतलब कि सहायक के रूप में बैरम खान थे। ड्यूरिंग द इनिशियल ईयर्स ऑफ हिज रीजन अकबर फेस्ड मैनी चैलेंजेस फ्रॉम द डिसेंडेंट ऑफ शेर शाह सूरी एंड हेमू हु कैप्चर्ड दिल्ली इन 1556 CE। जब अकबर ने अपने शासनकाल में बहुत सारे चैलेंजेस फेस किए, बहुत सारी मुसीबतें फेस की, क्योंकि उनके जो डिसेंडेंट थे मतलब जो उनके जो प्रतिद्वंदी थे शेर शाह सूरी के और हेमू, जिन्होंने दिल्ली के ऊपर कैप्चर किया था 1556 में। द सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत वॉज फॉट बिटवीन अकबर एंड हेमू इन विच अकबर अचीव्ड विक्ट्री। कि जो पानीपत की दूसरी लड़ाई कब हुई? 1556 में हुई। और किस किस के बीच में हुई? हेमू और अकबर के बीच में। पहली हुई थी बाबर और पृथ्वीराज चौहान के बीच में, बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच में, ठीक है, 1526 में। अब दूसरी हुई 1556 में अकबर और हेमू के बीच में, जिसमें अकबर को विजय प्राप्त हुई। बैरम खान मैनेज द मुगल रूल ऑन अकबर बिहाफ फ्रॉम 1556 टू 1560। और जो बैरम खान थे उन्होंने अकबर की तरफ से पूरे मुगल राज्य को मैनेज किया 1556 से 1560 तक, ठीक है। ड्यूरिंग विच टाइम ही कॉन्क्यूर्ड ग्वालियर, जौनपुर एंड राजपुताना। और जब वो मतलब किस किस के लिए और इनके टाइम में इन्होंने किन किन को जीता? ग्वालियर को, जौनपुर को और राजपुताना को। अकबर एज्यूम्ड एब्सोल्यूट पावर इन 1560 CE एंड शिफ्टेड द कैपिटल फ्रॉम दिल्ली टू आगरा। और अकबर पूर्ण रूप से पावर में कब आए? 1560 में। और उन्होंने अपनी जो कैपिटल थी उसको दिल्ली से आगरा में शिफ्ट कर लिया। द हिस्टोरिकल सोर्स फॉर अकबर्स रीजन इंक्लूड द क्रॉनिकल ऑफ अबुल फजल एंड बदायूनी। और जो हिस्टोरिकल सोर्सेज हैं अकबर का काल के, वो किन किन मतलब कि किसके क्रॉनिकल्स का मतलब यहाँ पे पुस्तकों से है कि किन के लेखों में मिलते हैं? अबुल फजल और बदायूनी में। अबुल फजल रोट द अकबरनामा विच रिकॉर्डेड अकबर्स रूल इन 3 वॉल्यूम्स। कि अबुल फजल ने क्या लिखी? अकबरनामा लिखी, जिसके अंदर अकबर के राज्य के बारे में है 3 भाग हैं उसके। द फर्स्ट वॉल्यूम डील्स विद अकबर्स एंसेस्ट्री एंड द सेकेंड वॉल्यूम डील्स विद इवेंट ड्यूरिंग हिज रीजन। कि फर्स्ट वॉल्यूम में तो जो उनके बचपन का काल है उसमें उसका वर्णन है, और सेकंड वॉल्यूम में उनके जो राज्य जब उन्हें शासन कर रहे थे तो उसका है। थर्ड आइन ए अकबरी और द थर्ड वॉल्यूम कंटेन डिटेल ऑन एडमिनिस्ट्रेशन अकबर पॉलिसीज एंड विजन्स। कि थर्ड वॉल्यूम में क्या है कि अकबर के प्रशासन के बारे में डिटेल है, अकबर की जो नीतियां थी उनके बारे में डिटेल है, और उनका जो दृष्टिकोण था अपने शासन के प्रति उसके बारे में। द मुंतखा उत तार्किस रिटन बाय बदायूनी ऑफर ए मोर क्रिटिकल अकाउंट ऑफ अकबर्स रूल। और जो मुंतखा उत तार्किस है, त्वारिक है, बदायूनी के द्वारा लिखी गई है, जिसके अंदर आलोचनात्मक वर्णन है अकबर के काल का। I hope students you understand the chapter very well. We read our remaining points in next class. Thank you. Have a nice day. For class 7th students, we started with active and passive voice, and in previous video we completed with simple present, rules and book exercise. Now today I will tell you the next topic, that is simple past. Now students, in simple past tense I will tell you the rule first, कि किसके रूल के अकॉर्डिंग हम एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे। सिंपल पास्ट टेंस में हमारे पास सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब होती है इन एक्टिव वॉइस। सेंटेंसेस में जो हमारे पास होती है वो एक्टिव वॉइस जो में होती है वो सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब होती है। जब हम इसको पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो पैसिव वॉइस के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे? वॉज और वर का यूज़ करेंगे अकॉर्डिंग टू द नंबर, सिंगुलर है या प्लूरल, प्लस सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो हम स्टूडेंट्स क्या करेंगे, जैसे हमारे पास जो सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब है वो सेम ही रहेगी, बस उसके आगे क्या करना है? वॉज और वर का यूज़ करना है। और जो हमारे पास ऑब्जेक्ट हैं उसको ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट में चेंज कर देंगे, और जो सब्जेक्ट है हमारा उसको हम ऑब्जेक्ट में
चेंज कर देंगे। इन सेंटेंसेस को इस तरीके से करना है। मैं अब आपको एग्जाम्पल दे देती हूँ। नाउ आई विल गिव यू एन एग्जाम्पल। एग्जाम्पल इज द आर्किटेक्ट्स surveyed the land। अब ये हमारा एक्टिव वॉइस में है ये क्वेश्चन सेंटेंस। जब हम इसको क्या करेंगे, पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो कैसे चेंज करेंगे, देखिए द लैंड यानी कि हमने इसको क्या बना दिया, ऑब्जेक्ट को हमने क्या बना दिया, सब्जेक्ट। द लैंड वॉज, जब हम पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो अभी मैंने बताया था आपको वॉज या वर का यूज करेंगे। वॉज सर्वेड, सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज कर रहे हैं हम, बाय द आर्किटेक्ट्स। और इसमें भी देखिए हमने सब्जेक्ट को क्या बना दिया, ऑब्जेक्ट। जैसे इसमें आर्किटेक्ट्स जो था ये सब्जेक्ट था, हमने इसको ऑब्जेक्ट बना दिया। सो स्टूडेंट्स, हमने इसको एक्टिव वॉइस को सेंटेंस को पैसिव वॉइस में चेंज कर दिया, आपने अभी देखा है। और कुछ सेंटेंसेस ऐसे होते हैं जो हमारे इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में होते हैं, जो इंटरोगेटिवली होते हैं। इंटरोगेटिव मीन्स जो हमारे क्वेश्चन मार्क के अकॉर्डिंग होते हैं, उनको हम कैसे चेंज करेंगे, देखिए अकॉर्डिंग टू सिंपल पास्ट। हम आज सिंपल पास्ट पढ़ रहे हैं तो इसी के अकॉर्डिंग बताऊंगी मैं आपको। तो इसमें हम कैसे चेंज करेंगे, देखिए डिड यू रिसीव द डॉक्यूमेंट्स ऑन टाइम। Did you receive the documents in time? तो ये हमारा है एक्टिव वॉइस में। जब हम इसको पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो कैसे करेंगे, जो डिड है हमारी हेल्पिंग वर्ब, उसको चेंज कर देंगे हम वर में। डिड की प्लेस पे आ जाएगा वर। द डॉक्यूमेंट्स received by you in time। तो ये हमने इंटरोगेटिव सेंटेंस में चेंज कर दिया कि डिड की प्लेस पे वर आ गया, ऑब्जेक्ट को हमने सब्जेक्ट में चेंज कर दिया, और जो सब्जेक्ट था उसको हमने ऑब्जेक्ट में चेंज कर दिया, और जो हमारी हेल्पिंग वर्ब थे उसको हमने सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब में चेंज कर दिया। यहाँ पे हमारे पास ये फर्स्ट फॉर्म में था, इसको हमने चेंज करके सेकेंड फॉर्म में चेंज कर दिया। सो स्टूडेंट्स, लाइक दिस वी आर हैविंग अनदर एग्जाम्पल आई विल गिव यू, दैट इज हु से रिलेटेड जो हमारे पास क्वेश्चन स्टार्ट होगा उसमें आप कैसे चेंज करेंगे। देखिए मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। हु समराइज्ड द रिपोर्ट्स। ये हमारा एक्टिव वॉइस में है। जब हम इसको पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो कैसे स्टार्ट करेंगे, बाय whom वर द रिपोर्ट्स। ये प्लूरल में है तो इसको हम वर यूज करेंगे, अगर सिंगुलर में होता है तो उसके साथ हम यूज करते वॉज। बाय whom वर द रिपोर्ट्स summarized। This is in passive voice। So students, I will give you all the three kinds of examples related to simple past tense, that is related to the simple sentence। simple sentences से भी related मैंने आपको example दिया है। interrogative sentences यानी कि WH family से भी related, और अगर हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो जाते हैं तो उसके रिलेटेड भी मैंने आपको हर तरीके से एक एग्जांपल देकर ये समझाया है कि हम सिंपल पास्ट टेंस को एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करेंगे। ऑन द बेसिस ऑफ दिस वी आर हैविंग अ बुक एक्सरसाइज। नाउ आई विल टेल यू हाउ वी आर गोइंग टू चेंज द verbs into the passive voice।
Now students, focus on the book exercise that is here. Complete these sentences with the passive form of the verbs given in the brackets. अब इसमें passive voice के according हमें ये already change कर रखे हैं, बस हमें verbs को change करना है by putting was and were. जब हम passive voice में change करते हैं तो was were का use करते हैं. As you see here in the rule also, was were is used with second form of the verb. तो अब हम इसको चेंज करेंगे. देखिए कैसे चेंज करेंगे. The pressed flower bookmarks were created by the children of the school. क्रिएट हमें वर्ड है वर्ब दिया हुआ था और हमने इसको चेंज कर दिया वर क्रिएटेड. वर किस लिए लगाया है? क्योंकि हमारे पास जो बुक मार्क्स है वो हमारे पास प्लूरल है और प्लूरल को हम अकॉर्डिंग टू द तब हम सिंगुलर प्लूरल के अकॉर्डिंग ही हम वॉज वर का यूज़ करेंगे. नाउ सेकेंड सेंटेंस इज द बुक्स डैश ऑन द सेल्फ अकॉर्डिंग टू साइज. ऑर्गेनाइज हमें वर्ब गिवन है तो जब हम हमारे पास बुक्स जो है वो प्लूरल में है तो हम क्या करेंगे यहाँ पे भी प्लेस करेंगे वर ऑर्गेनाइज्ड. Were organized on the shelf according to the sentences. Okay students, now like this you have to fill this book exercise. Now remaining you have to do it on your own. I will give you 2 examples here. Now on the basis of this we are having another book exercise. You can see here B part. Rewrite these sentences in passive voice. आपको passive voice में कैसे change करने हैं देखिए. फर्स्ट सेंटेंस है हमारे पास हु साइंड द मेमोरेंडम. अब हमने हु वर्ड से स्टार्ट किया हुआ है और अभी मैंने आपको हु वर्ड का एक एग्जांपल दिया था. इसको लिखेंगे हम बाय whom was the memorandum signed. अभी मैंने आपको इससे रिलेटेड ही एक एग्जाम्पल दिया था और यू कैन सी इन द बुक ऑल्सो. हम इसको ऐसे लिखेंगे बाय whom was the memorandum signed. हमने यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब वॉज यूज़ किया है क्योंकि यहाँ पे हमें सिंगुलर के बारे में बात की है तो हम सिंगुलर के अकॉर्डिंग ही हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे दैट इज़ वॉज. अकॉर्डिंग टू दिस वी आर हैविंग नेक्स्ट एक्सरसाइज क्वेश्चन दैट इज़ माई सिस्टर गिफ्टेड मी अ न्यू पेयर ऑफ सन ग्लासेस. तो इस सेंटेंस को जब हम चेंज करेंगे तो कैसे चेंज करेंगे. सिंपल सेंटेंस है तो अ न्यू पेयर ऑफ सन ग्लासेस. अब यहाँ पे मी है, मी वर्ड है तो हम मी को वर्ड को चेंज कर देंगे आई में. I was a new pair of sunglasses. I was a new pair of sunglasses gifted by my sister. So students, I have done only 2 examples for you. This is enough to explain you how we are going to change the active voice into the passive voice. मैंने आपको एक एग्जाम्पल इंटेरोगेटिव सेंटेंस का भी दे दिया और एक एग्जाम्पल मैंने आपको सिंपल सेंटेंसेस का भी दे दिया. अकॉर्डिंग टू दिस यू हैव टू राइट इट डाउन योर remaining questions. Thank you everyone. I hope you understand this topic. Hello student, in today's GK class of class 6 to 8th, I discuss with you some current affairs. You have to write that in your notebook and learn also. In previous video, I discussed with you up to question number 25 and today
I discuss with you question number 26 to 45. Okay, so let's start our question number 26. Our question number 26 is, which app has become the world fastest app to reach 50 million download in just 13 days? तो स्टूडेंट दैट ऐप नेम इज आरोग्य सेतु। ये जो ऐप है ये कोरोना पॉजिटिव पर्सन को आइडेंटिफाई करने में बहुत ही हेल्पफुल है। ओके, नेक्स्ट वन इज, विच इज़ द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू लॉन्च द ऑनलाइन वेस्ट एक्सचेंज प्रोग्राम? तो कौन सा स्टेट फर्स्ट है उसमें जिन्होंने इंडिया को ये जो प्रोग्राम से प्रोवाइड किए हैं, ऑनलाइन वेस्ट एक्सचेंज मीन्स जो आपके पास फालतू की चीज़ें हैं उनको आप एक्सचेंज मीन्स किसी को दे सकते हैं या उसके बदले में कुछ और ले सकते हैं। ओके, तो आंसर इज आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट वन इज, अंडर स्वच्छ सर्वेक्षण लीग 2020 विच सिटी इज एडजज एज इंडियाज क्लीनेस्ट सिटी? तो सबसे साफ़ सुथरा जो सिटी है उसमें कौन आया है जो स्वच्छ भारत में है? आंसर इज जमशेदपुर। नेक्स्ट वन इज, हु बिकम द फर्स्ट इंडियन टू रिसीव रिचर्ड डॉकिन अवार्ड्स? तो आंसर इज जावेद अख्तर। नेक्स्ट वन इज, हु इज named as EY World Entrepreneur of Year 2020? तो आंसर इज किरण मुमताज शाह, किरण मजूमदार शाह। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31 इज, विच कंट्री विल होस्ट द 2022 वुमेन एशियन कप? तो कौन सा जो कंट्री है वो होस्ट करेगा? इंडिया। विद विच कंट्री इंडिया हेल्ड फर्स्ट एवर वर्चुअल बिलैटरल समिट? तो आंसर इज ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट वन इज, विच प्लेयर इज नॉमिनेटेड बाय BCCI? ये BCCI क्या है? क्रिकेट का एक जो है प्रोग्राम है, मीन्स जो क्रिकेट टीम का जो होस्ट करने वाली जो कंपनी होती है उसको BCCI बोलते हैं। फॉर द राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड्स 2020, तो उसका नेम है रोहित शर्मा। ओके, नेक्स्ट वन इज, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू CEO एंड MD ऑफ विप्रो? स्टूडेंट, विप्रो एक IT कंपनी है जो इंटरनेशनल लेवल तक है, मीन्स टॉप जो IT कंपनी है उनमें आती हैं विप्रो। उसके CEO और MD कौन अपॉइंट हुए हैं? थिर्रे डिलाप्रोड। ओके, नेक्स्ट वन इज, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर जनरल ऑफ स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया? डायरेक्टर जनरल के पोस्ट को बोलते हैं DG, जैसे मैनेजिंग डायरेक्टर होता है MD। रिसेंटली और डायरेक्टर सर टेक दिस पोस्ट मैनेजिंग डायरेक्टर। इसी तरह डायरेक्टर जनरल क्या होता है? DG ऑफ स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया SAI। आंसर इज संदीप मुकुंद प्रधान। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 36 इज, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज न्यू नेशनल प्रेसिडेंट ऑफ फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज लेडीज ऑर्गेनाइजेशन? ये ऑर्गेनाइजेशन है जो कॉमर्स से रिलेटेड है, तो उनके जो न्यू प्रेसिडेंट कौन नियुक्त हुए हैं? जहानवी पोकान। नेक्स्ट वन इज, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरमैन ऑफ नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट NABARD? तो आंसर इज गोविंदा राजुला चिनलाला। तो ये क्या नियुक्त हुए हैं? चेयरमैन ऑफ नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर। इसमें जो
फार्मर्स होते हैं उनको लोन वगैरह मिलता है उनकी जो ज़मीन होती है उसके अकॉर्डिंग, और रूरल मीन्स जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग होते हैं उनके डेवलपमेंट के लिए जो बैंक बनाए जाते हैं, जिससे जो फार्मर क्रेडिट कार्ड बनते हैं, किसान क्रेडिट कार्ड, तो इसी तरह के बैंक होते हैं वो प्रोवाइड करते हैं ये फैसिलिटी। नेक्स्ट वन इज हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन स्टील एसोसिएशन ISA। आंसर इज दिलीप ओमैन। Next one is who has been appointed as the new managing director of Jammu and Kashmir Bank। जो J&K बैंक है उनके मैनेजिंग डायरेक्टर कौन अपॉइंट हुए हैं? जुबैर इकबाल। ओके, ये एक मुस्लिम है। तो स्टूडेंट you have to learn all that question. Our next question is who has been appointed as the new chief of Central Board of Secondary Education। CBSE जो हमारा बोर्ड है, आपका स्कूल भी CBSE बोर्ड है, यू आर ऑलरेडी स्टडिंग इन CBSE बोर्ड, तो आपको पता होना चाहिए इन चीज़ों के बारे में कि उसके न्यू चीफ कौन अपॉइंट हुए हैं? मनोज आहूजा। नेक्स्ट वन इज हु हैज बीन अपॉइंटेड एज डायरेक्टर ऑन सेंट्रल बोर्ड ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो स्टूडेंट RBI के जो डायरेक्टर है वो कौन अपॉइंट हुए हैं? तरुण बजाज। ओके, नेक्स्ट वन इज हु हैज़ बीन रीअपॉइंटेड। रीअपॉइंटेड का मतलब होता है दोबारा से वही पोस्ट उसी पर्सन को मिलना। ओके, एज द चेयरपर्सन ऑफ पार्लियामेंट्स पब्लिक अकाउंट्स कमेटी। पार्लियामेंट्स होता है संसद, और हमारा संसद कहाँ पे है? न्यू दिल्ली में। तो इस कमेटी में जो चेयरपर्सन है वो रीअपॉइंटेड, दोबारा से उन्हीं को वही पोस्ट मिली है। तो आंसर इज अधीर रंजन चौधरी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर CEO ऑफ द इंडियन बैंक्स एसोसिएशन IBA। तो आंसर इज सुनील मेहता। CEO होता है चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, आपसे इसकी फुल फॉर्म भी आस्क कर सकते हैं एग्जाम में। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 44 इज हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर ऑफ नेशनल बुक ट्रस्ट। तो नेशनल बुक ट्रस्ट के जो डायरेक्टर है वो कौन अपॉइंट हुए हैं? युवराज मलिक। एंड क्वेश्चन नंबर 45 इज हु हैज़ बीन अवार्डेड द मैरिक यंग साइंटिस्ट अवार्ड 2019। ये किसको मिला था? शख्या सिंघा सैन। तो स्टूडेंट आज की इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 45 तक करेंगे। आपको ये सभी क्वेश्चंस write in your notebook and learn also for your exam. Thank you. Have a nice day. Good morning student. Welcome to online classes. This is Saroj from MLP International School Rajpura. Student, from 6th to 8th class we have already completed up to chapter 7 and we have done the revision part also. Now we have started each class chapter number 8 and almost completed. Now today we will do the question answers and exercises of that chapter number 8 of each class. Let us start. So student, for class 7 chapter number 8 we have completed up to this thing, the multiple choice questions. So now today we will do the true false of false statement which we have to just tell according to the chapter. So let us start. Number 1, grandfather took the python on his hand and returned home. ग्रैंडफादर जो है पाइथन को अपने हाथ में लेकर घर वापस लौटा। इसमें हाथ, घर, ये हैंड नहीं है, शोल्डर था, सो स्टेटमेंट इसकी फॉल्स आएगी। टीनू द monkey was
swinging from a branch of the mango tree. जो टीटू जो है मोंकी है वो झूल रहा था ब्रांच पर मैंगो ट्री के, तो ये भी जो है इसका गलत है, मैंगो ट्री नहीं था वो। नंबर 3 देखिए, ग्रैंड मदर वॉज इंटरेस्टेड टू कीप द पाइथन इन द हाउस एज देयर न्यू पेट। ये जो है ग्रैंड मदर, ये आपके स्टेटमेंट ट्रू नहीं है, ये फॉल्स होगी क्योंकि ग्रैंडफादर इंटरेस्टेड थे ना कि ग्रैंड मदर। नंबर 4 देखिए, आंट मैरी केम टू द नरेटर्स हाउस ऑन ए 3 week विजिट। जो आंट मैरी थी वो नरेटर के घर पर जो है 3 weeks की विजिट के लिए आ रही थी, तो ये जो है स्टेटमेंट ट्रू है, वो 3 हफ्तों के लिए ही आई थी। नंबर 5 देखिए, आंट मैरी सॉ द पाइथन ऑन द जैक फ्रूट ट्री। यानी कि यहाँ पे ये स्टेटमेंट जो है, आंट मैरी ने पाइथन को जैक फ्रूट ट्री पे देखा, बल्कि ये आंसर इसका गलत है। इट वॉज अ गुआवा ट्री, गुआवा के पेड़ पर देखा था ना कि जैक फ्रूट के पेड़ पर। नंबर 6 देखिए, द पाइथन लव टू गेज एट हिज ओन रिफ्लेक्शन इन द मिरर। यानी कि पाइथन जो है अपना ही रिफ्लेक्शन मिरर में देखकर खुश हो रहा था, तो ये स्टेटमेंट ट्रू है। अब देखिए नंबर 7, आफ्टर लिविंग द पाइथन इन द जंगल। जंगल में पाइथन को छोड़ने के बाद द नरेटर्स ग्रैंडफादर, नरेटर्स के ग्रैंडफादर ने रिटर्न होम विद द एम्प्टी केज, घर वापस उस एम्प्टी केज को लेकर आए, तो ये स्टेटमेंट्स भी फॉल्स है। वो केज को साथ नहीं लेके आए थे, ही जस्ट लेफ्ट द केज देयर इटसेल्फ नियर बाय द रिवर बैंक, तो ये स्टेटमेंट्स आपका फॉल्स है। अब देखिए, हु सेड टू हुम, ये स्टेटमेंट्स है, जो स्टेटमेंट्स आपकी दी गई है वो अकॉर्डिंग टू द चैप्टर है। आपको ये बताना है कि ये स्टेटमेंट सेड बाय किसने कही है और सेड टू किसको कही है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट देखिए, इट विल स्ट्रगल यू टू डेथ, तो ये वर्ड्स जो है सेड बाय मदर, ग्रैंड मदर है, एंड सेड टू ग्रैंडफादर, यानी कि ग्रैंड मदर ने ये स्टेटमेंट ग्रैंडफादर को कही है। नंबर 2 देखिए, वेल परहैप्स वी शुड शो इट टू हर एज सुन एज शी अराइव्स। हमें जो है इसे जैसे ही वो आती उसे दिखाना चाहिए, तो ये है ग्रैंडफादर ने कहा है ग्रैंड मदर को। नंबर 3 देखिए, लॉक द थिंग इन द बाथरूम। अब जो इसको बाथरूम में बंद कर दो, ये वर्ड जो है सेड बाय ग्रैंड मदर एंड इट इज सेड टू ग्रैंडफादर। नंबर 4 देखिए, वेल देन काइंडली टेक इट अवे योरसेल्फ, तो आप कृपया करके इसको अपने आप ले जाइए। ये वर्ड्स ग्रैंड मदर ने ग्रैंडफादर को कहे हैं। नंबर 5 देखिए, आई सर्टेनली होप सो, मैं ऐसा आशा करता हूँ, ऐसा करती हूँ, तो ये वर्ड जो है ग्रैंड मदर ने कहे हैं और ग्रैंडफादर को बोले हैं। नंबर 6 देखिए, काम डाउन माय डियर, और ये वर्ड जो है ग्रैंड मदर सेड टू आंट मैरी, आंट मैरी को बोली गई है ये ग्रैंड मदर ने। नंबर 7 देखिए, द पाइथन इज बिकमिंग वेन, ये वर्ड जो है ग्रैंडफादर ने ग्रैंड मदर को कहा है। अब देखिए इसका, चूज द करेक्ट वर्ड एंड कंप्लीट द सेंटेंस। आपको ये जो है वर्ड्स मैंने टिक किए हुए हैं, इस पे देखिए। फर्स्ट देखिए, ग्रैंडफादर कुड नेवर रेस्ट बाइंग अनयूजुअल as usual, तो पेट्स तो ये है, इसमें अनयूजुअल आएगा। नंबर 2 देखिए, ऑन लुक एट द पाइथन ancient enemy of his race, and he fell into the house. Yes, ये है स्वीकिंग एंड स्क्वेलिंग, तो ये स्क्वेलिंग वर्ड इसका अकॉर्डिंग टू द चैप्टर सही है विद फ्राइट। नंबर 3 देखिए, ही हरिड ऑफ आएगा, यहाँ पे ऑफ नहीं है, ऑफ टू द बाजार टू टुक द स्नेक चैम्बर। नंबर 4 देखिए, when grandfather return looking, तो यहाँ पे है crestfallen word, इसका करेक्ट है। We know he had not been able to find the snake chamber. नंबर 5 देखिए, but on the 3rd day when he did not show up, we felt sure that he had gone for
गुड, जब 3 दिनों तक नहीं दिखा तो उन्हें लगा कि वो कहीं चला गया होगा। नंबर 6 देखिए, आंट मैरी कम फ्लाइंग अप द वरांडा स्टेप्स लुकिंग एज थ्रो शी हैड सीन द डेविल, तो यहाँ पे एविल के जगह डेविल वर्ड सही है। नंबर 7 देखिए, द ओपनिंग वॉज फिटेड अप विद अ ट्रैप, टैप नहीं है, ट्रैप डोर आएगा, तो ट्रैप इसमें सही वर्ड है। अब यहाँ पे देखिए बेटा एंटोनिम्स वर्ड्स, एंटोनिम्स का देखिए एशियंस का आएगा ये है रिसेंट और क्रूअल का लिम्प या फिर स्ट्रेट, अराइव्स का है लीव एंड प्रेजेंस का है एब्सेंस, केयरफुल का है केयरलेस, सडन का है ग्रेटफुल, अलाइव का है डेड या फिर लाइफलेस। तो ये आपको मैंने इसकी एंटोनिम्स बताए हैं। अब इसका नेक्स्ट आप देखिए, ये हैं आपके वर्ड्स, यहाँ पे दिए हुए वर्ड्स वो आपको जो है सेंटेंसेस में करने हैं। सो स्टूडेंट, मैं आपको इसमें यहाँ पे सिर्फ आपको इसके मीनिंग्स मैंने आपको लिखे हैं एंड द वर्ड्स यू हैव टू यूज इन योर ओन सेंटेंस, ये वर्ड्स आपको अपने अपने सेंटेंस में बनाने हैं। स्नेक चैम्बर का मतलब होता है सर्प कक्ष, यानी कि जहाँ पे हम सांप, वो घर जिसमें हम सांप को रखते हैं। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो द ग्रैंड फादर वेंट टू ब्रिंग द स्नेक चैम्बर, तो ये इसका आप सेंड कर सकते हो। अब देखिए यहाँ पे क्राउड, क्राउड भीड़, भीड़ का यानी कि क्राउड जस्ट व्हेन द स्नेक मैन केम टू शो द शो ऑफ स्नेक द क्राउड केम, तो ये भी कह सकते हो कि जब सांप दिखाने के लिए स्नेक मैन आया तो चारों तरफ भीड़ हो गई। अब देखिए क्रम्बल, ये यानी कि शिकायत, व्हेन द पाइथन गो अवे फ्रॉम अंडर द टब द ग्रैंडमदर क्रम्बल, यानी कि ग्रैंडमदर ने शिकायत की जब वो वहां से निकल गया। तो या फिर whenever the person did bad thing so the other grumble, अगर कोई भी बंदा अगर गलत काम करता है तो दूसरा उसकी शिकायत करता है, तो ये भी आप इसका कर सकते हो अराइव, आ गया या पहुंच गया। तो इसमें क्या, आई अराइव्ड एट द राइट टाइम एट स्कूल, मैं जो है घर स्कूल में सही टाइम पर पहुंच गया, तो ये भी आप कर सकते हो इसका। और स्टार्लिट, चौंका देना, when suddenly appear python on the guava tree the aunt stared, तो ये भी कह सकते हो कि जब अचानक से पाइथन उसे दिखा तो जो है आंट मैरी जो है चौंक गई। ओके, नाउ अर्ज का मतलब होता है आग्रह करना, आई अर्ज टू माई पेरेंट टू ब्रिंग सम गिफ्ट फ्रॉम मी, यानी कि मैंने आग्रह किया अपने पेरेंट्स से कि वो मेरे लिए कोई गिफ्ट लेके आए। अनएक्सपेक्टेड यानी कि अचानक से या जिसकी हमें वो है एक्सपेक्टेड ना हो, अनअपेक्षित। तो आई अनएक्सपेक्टेड माई अंकल एट माई बर्थडे, यानी कि मैं अपने जो है अपने बर्थडे पर अचानक से ही मेरे अंकल जो है आ गए। तो इस तरह से जो है आपको उम्मीद नहीं थी कि वो आ जाएंगे, बट ही जस्ट केम टू ज्वाइन यू। तो इस तरह से आप इसका जो है, मैंने आपको एक एग्जांपल्स दिए बेटा एंड यू हैव टू डू योरसेल्फ विद योर ओन सेंटेंस। सो स्टूडेंट, आज की ये वीडियो यहीं तक, और नेक्स्ट वी विल कंटिन्यू द फर्दर। So student, what you have to do as usual, you have to just click on the bell icon, share it and subscribe the channel and click on the bell icon. Thank you, take care and bye.